गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो मॉक 2.2 हुआ था ऑन प्राइमेट ट्रेंड्स उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द होमिनॉइड फुट द विंडलास मैकेनिज्म इज अ क्रूशियल बायोमैकेनिकल मोडिफिकेशन एंड दिस रेफर्स टू। सो विंडलास मैकेनिज्म क्या है, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट रिस्पॉन्स इज बी, द टाइटनिंग ऑफ plantar fascia when hallux dorsiflexes elevating the medial longitudinal arch for propulsion या फॉरवर्ड मोशन। तो दिखने में कॉम्प्लेक्स है बट है बड़ा सिंपल ये। अगर हम जो ह्यूमन फूट है उसका अगर साइड व्यू देखें तो वो इस तरह से है। ये रेस्टिंग फेस है, रेस्टिंग फेस में ये हील हो गई, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, और ये बिग टो है। और यहाँ पे इस बिग टो को इस हील से कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो प्लांटर फेशिया है। नाउ जब डॉर्सिफ्लेक्स यानी फॉरवर्ड मोशन होगा तब ये बिग टो जो है वो इस तरह से पुल फॉरवर्ड होगा, पुल अप पुल फॉरवर्ड, और इसी जो मोशन है इसको डॉर्सिफ्लेक्स बोलते हैं। हेलेक्स मतलब बिग टो। यहाँ पे अब आप इसको एक पुली मैकेनिज्म की तरह देख सकते हैं कि ये जो प्लांटर फेशिया है ये ऑलरेडी टाइटन है ना, इन इवन इन ऑन द रेस्टिंग फेज। लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड मोशन होगा ये बिग टो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इसकी वजह से ये और फर्दर टाइटन, ठीक है। और इस टाइटनिंग की वजह से जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है इट विल पुश अप। ये आर्च हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस आर्च हाइट इंक्रीज होने से ये हील जो है ये यहाँ पे एक लीवर की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन है उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए दिस दिस हील इट हैज टू मूव अप, इट हैज टू मूव फॉरवर्ड, इट हैज टू पुश फॉरवर्ड, और उसी की वजह से जो फॉरवर्ड मोशन का प्रोपल्शन है वो क्रिएट होगा, है ना। इसी तरह से हम चलते हैं। जो विंडलास मैकेनिज्म है वो असल में जो होमिनॉइड फुट के बारे में है कि जो बाइपेडल है वो चलते कैसे है। नेक्स्ट, जो tarsiers present an evolutionary mosaic that long complicated primate taxonomy. Which of the following suites of characters justify their claristic placement in the suborder Haplorhini rather than Strepsirrhini? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि टार्सियर्स के जो फीचर्स हैं वो ज्यादातर उनको देख के लगता है कि दे वुड हैव बीन प्लेस्ड अंडर स्ट्रेप्सिराइनी, बट जो मॉडर्न जो क्लैरिस्टिक प्लेसमेंट है, मॉडर्न जो कैटेगराइजेशन है टेक्सोनॉमिक, वो उनको हैप्लोराइनी में रखता है। तो उसका रीजन क्या है, और हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट रिस्पॉन्स इज सी, lack of rhinarium, present of post-orbital plate, partial closure and a continuous hairy upper lip. ये है कि इनको स्ट्रेप्सिराइनी, तो स्ट्रेप्सिराइनी एंड हैप्लोराइनी आप ये समझ सकते हैं कि ये वेट नोज्ड हैं एंड दीज आर ड्राई नोज्ड। ये क्लासिफिकेशन जो है वो इसी तरह से हुआ है कि जो प्राइमेट स्पीशीज जो हैं जिनमें अभी भी जो प्रिमिटिव प्राइमेट ट्रेट्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू ऑल्फैक्शन, स्ट्रेप्सिराइनी जो है दे स्टिल रिलाई ऑन ऑल्फैक्शन, और ऑल्फैक्शन की वजह से फिर जो उनका नोज जो है बल्बस है ना, और मॉइस्ट है, मॉइस्ट राइनेरियम। जबकि जो ड्राई है हैप्लोराइनी वो है जिनका मतलब जिनका रिलायंस जो है वो ऑल्फैक्शन से हटके वीजन पे हो गया है, जिसकी वजह से दे डू नॉट रिजॉर्ट टू दिस ऑल्फैक्शन, और उनकी वजह से उनका मॉइस्ट राइनेरियम नहीं है। तो यही फीचर्स हम देखें अगर टार्सियर्स की, तो फर्स्ट राइनेरियम यानी वो बल्बस नोज या इन सिंपल नोज, तो फर्स्ट वो वेट या बल्बस नोज नहीं है। सेकंड फीचर जो है वो है कि अगर विजुअल एक्विटी बड़ी है, विजुअल एक्विटी मीन्स कि अब जो रिलायंस है वो स्मेल की जगह अब विजन पे है। तो जब ये ट्रेट है, विजुअल एक्विटी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आईज जो है दे वुड हैव बीन प्लेस्ड इन ऑन द फ्रंट और द फॉरवर्ड साइड ऑफ द स्कल, और इसी की वजह से अगर आईज आगे की तरफ फ्रंट में प्लेस्ड है तो इसकी वजह से स्टीरियोस्कोपिक विजन जो है, डेप्थ परसेप्शन, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इसका फिर एक डाउन साइड ये है कि अगर ये आईज जो है, ये जो सॉकेट्स जो है ये पीछे की तरफ से अगर क्लोज नहीं है तो क्या होगा, जो हैवी च्यूइंग जो होगी, हार्ड च्यूइंग, हैवी च्यूइंग, जो मैस्टिकेशन प्रोसेस है, उसकी वजह से क्या होगा, उस प्रोसेस के दौरान जो
बिना क्लोजर के वजह से जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा। और हैप्लोराइनी के अंदर ये नहीं, हैप्लोराइनी के अंदर ये पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट होती है। और यही फीचर अगर हम टार्सियस की बात करें तो उनके अंदर भी पार्शियल क्लोजर है, तो पार्शियल वो पोस्ट ऑर्बिटल प्लेट है। सो वो एक तरह से डिराइव फीचर है। और फिर थर्ड जो है कंटिन्यूअस हेल। सो इन तीनों की वजह से उनको हैप्लोराइनी में रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ cortical bone distribution of the femoral neck is frequently used in paleoprimatological reconstructions in a true obligate biped. This distribution is characterized by। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाइपेड के अंदर जो ऑब्लिगेट बाइपेड है यानी ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस के बात में जितने भी होमिनिन्स हैं, तो उनमें ये है कि यहाँ पे जो फेमरल नेक है, फेमरल नेक की जो कॉर्टिकल बोन है उसकी जो उसका एनालिसिस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सो चार ऑप्शन है आपके पास और करेक्ट रिस्पॉन्स है सी, asymmetrically thicker cortical bone on the inferior margin to sustain heavy compressive load। सो अगेन टेक्निकल है बट इतना है नहीं। सो अगर हम ह्यूमन पेल्विस की बात करें तो आप जानते हैं कि ह्यूमन पेल्विस जो है यहाँ पे ये मेन कनेक्टिव शाफ्ट है जो स्पाइनल कोड से कनेक्ट होती है। उसके बाद अगर ह्यूमन पेल्विस का शेप देखें तो आप जानते हैं कि ये एक बॉवल शेप होता है इस तरह से। और फिर यहाँ पे ये इनर कैविटी है। फिर इनर कैविटी के बाद यहाँ पे दोनों साइड में ये फेमरल नेक होती है। फेमरल नेक मतलब यहाँ पे ये जो पेल्विस जो है ये थाई बोन से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कनेक्शन है जो यहाँ पे इसको थाई बोन से जोड़ता है इसको फेमरल नेक बोलते हैं, ये वाला। अब फेमरल नेक के अंदर भी दो मार्जिन होता है, सुपीरियर ऊपर वाला, इंफीरियर नीचे वाला। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंफीरियर मार्जिन जो हैं उनके अंदर क्योंकि जो इंफीरियर मार्जिन या जो फेमरल नेक जो है वो पेल्विस से अराउंड 125 टू 135 डिग्री एंगल पे होती है। और वो इसीलिए कि जो हिप जो है वो कह सकते हैं कि सस्टेन रेंज ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, स्नैप नहीं। फिर तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये इंफीरियर मार्जिन जो हैं ये होते हैं टेंशन के अंदर, सॉरी जो ऊपर वाला जो है सुपीरियर मार्जिन जो है वो होते हैं टेंशन के अंदर। और ये जो इंफीरियर मार्जिन जो है नीचे की तरफ दे आर अंडर हैवी कंप्रेशन क्योंकि यहाँ पे पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से पूरे बॉडी का लोड भी होता है इन दोनों पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है जब ये सस्टेन मोशन होता है तो यहाँ पे ये जो सुपीरियर मार्जिन की जो टिश्यूज जो है यानी जो कार्टिलेजिनस टिश्यू है या फिर जो बोन है जो कॉर्टिकल बोन है, तो कॉर्टिकल बोन यहाँ पे सुपीरियर मार्जिन के अंदर वो होती है थिन और इंफीरियर मार्जिन के अंदर वो होती है थिक, ताकि वो उस हैवी कंप्रेसिव लोड को एब्जॉर्ब कर सके। तो यही मतलब है इसका। फिर फोर्थ बात है द फॉसिल प्राइमेट प्रोकॉन्जूल फ्रॉम द अर्ली मायोसिन ऑफ ईस्ट अफ्रीका इज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज अ डेंटल एप। सो अब ये है कि ये इस तरह का डिस्क्रिप्शन क्यों है, और चार ऑप्शन है हमारे पास और इसमें करेक्ट रिस्पॉन्स है बी। तो वैसे ये तो बहुत इजी है, डेंटल एप है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एप फीचर है ना, डेंटिशन का जो फीचर है वो एप से मिलता जुलता है। और एप का जो डेंटिशन फीचर है वो बहुत बार हमारे सामने आया है जो ट्रायोपिथिकस फीचर है या फिर जो वाईफाई मोलर पैटर्न है। तो इसके अंदर भी वही सेम वाईफाई मोलर पैटर्न है ना, डेंटिशन है, लैक ऑफ टेल है, बट उसके अलावा बाकी जो बॉडी प्लान जो है वो सब उसके प्रिमिटिव है ना, मंकी लाइक, आर्बोरियल, क्वाड्रुपीडल, पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन। इसका मतलब ये है कि अदर जो फीचर है पोस्ट क्रेनियल फीचर्स वो सब प्रिमिटिव है, बस ये दोनों डिराइव फीचर्स हैं जो उसको एप कैटेगरी में या है ना कह सकते हैं अर्ली होमिनोइड कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Evolutionary neuroanatomists study the migration of lunate sulcus in primate brains. So a posterior shift of lunate sulcus in the human lineage indicates
और हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगेन ये क्वेश्चन इस तरह से आता है क्योंकि कुछ न कुछ टफ क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, और रिसेंटली अब जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है तो फिर होता है कि अब धीरे धीरे वो इन जो जो डेप्थ है उन डेप्थ को भी एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली कह सकते हैं जो क्रेनियल डेप्थ है उसको एक्सप्लोर करें। खैर, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट रिस्पॉन्स है बी, द रिडक्शन ऑफ प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स अलाउिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ हाई ऑर्डर पेरिएटल एंड टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। सुनने में बहुत बड़ा अजीब है, ये कॉम्प्लेक्स है, बट मीनिंग है उसको आपको बताता हूँ। तो जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं, तो ये इस शेप में होता है ना। और अगर इस शेप को देखें तो इस शेप के अंदर जो क्रेस्ट जो है ना, उनको बोलते हैं जाइरस, और जो ट्रफ है यानी जो पीक है उसको जाइरस बोलते हैं, जो वैलीज है उनको सल्कस बोलते हैं। फिर अब अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो जैसे अगर ये ह्यूमन ब्रेन जो है, यहाँ पे ये स्कल है हमारा, ठीक है, और ये ब्रेन स्टेम है, तो इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब, और ये वाला एरिया इट इज एसोसिएटेड विद द विजन। और इसी के साथ इसी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर 2 विजुअल कॉर्टेक्स हैं, यानी 2 एरियाज हैं यू नो विच आर डेडिकेटेड फॉर विजन। और इसमें दोनों एरिया जो है आप उनको कह सकते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स V1 और उसके बाद वाला जो है V2, और इनके बीच में जो ये वैलीज हैं, जो ये ट्रप्स हैं, उनको बोलते हैं ये ल्यूनेट सल्कस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यही इसी के बारे में बात चल रही है कि जो अभी फर्दर जो स्टडी हो रही है जो जेनेटिक्स के अंदर, तो प्राइमेट ब्रेन के अंदर यहाँ पे इस ल्यूनेट सल्कस मींस ये जो फीजर है ना, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स V1 और V2 के बीच में जो फीजर है, तो उसको लेकर ये स्टडी की जा रही है। तो इस स्टडी का पर्पस ये है कि अगर ह्यूमन के अलावा, ये देखो अजीब सा है, ये ह्यूमन, यस, ये नोज है, स्कल हो गया, ये ब्रेन है। तो रीजन इसका ये है कि अगर ह्यूमन की बात करें या होमिनिन्स की बात करें, तो वहां पे जो प्राइमरी एरिया फॉर विजन जो है वो काफी पीछे की तरफ चला गया है। अगर आप सिर्फ ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो ये ह्यूमन ब्रेन का और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका सिर्फ 18% ही ऑक्यूपाई करता है, यानी विजन को बहुत ही कम स्पेस दिया है। और अगर यही दूसरे प्राइमेट्स की बात करें या नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की बात करें ना, तो उनके अंदर ये जो विजुअल एरिया जो है ये आगे की तरफ है। हमारे ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन में ये पीछे की तरफ चला गया। तो यहाँ पे हम इसका प्लेसमेंट समझ सकते हैं कि इंफीरियर प्लेसमेंट है। इंफीरियर प्लेसमेंट है क्योंकि अब विजन जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर्वाइवल के लिए, है ना। अगर सर्वाइवल ट्रेजेक्टरी की अगर बात करें या सर्वाइवल जो टूल किट की बात करें, तो उसमें आज के टाइम में विजन जो है उसका जो भी रूडिमेंट्री फंक्शन है वही करता है। तो इसी की वजह से ये पीछे की तरफ है। और बाकी जो स्पेस जो है, अब वो जो दूसरे जो कॉर्टेक्सेस हैं, दूसरे एरियाज हैं, उनके लिए आगे लाया है। जैसे जो पेरिएटल टेम्पोरल एरिया जो है उनकी बात करते हैं, तो ये यहाँ पे लैंग्वेज के लिए, है ना, कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन हो गया, रीजनिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इन सब के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब यही है। फिर 6 पे आते हैं। तो 6th क्वेश्चन है, phytolith and stable carbon isotope studies of the animal of Organopithecus and Shiopithecus indicate distinct ecomorphological dietary shifts. And then, unlike Dryopithecus, Shiopithecus is characterized by, तो Shiopithecus की जो कह सकते हैं डाइट प्लान या फिर उसकी डाइटरी चॉइसेस या फिर उसके डेंटिशन के बारे में पूछ रहा है कि जो जितने भी मायोसिन फॉसिल्स हैं उनमें शिवापिथेकस की डाइटरी चॉइस क्या रही होगी। तो जो डाइटरी चॉइस है वो बिल्कुल डेंटिशन से जुड़ी हुई होती है, और डेंटिशन मतलब इसी के साथ इनेमल भी जुड़ा हुआ होता है ना। जब सॉफ्ट डाइट होती है तो थिन इनेमल होता है, जब
हार्ड डाइट होती है तो थिक होता है। तो अब हम अब आपके पास पहले ये ऑप्शंस हैं, उनको देख लीजिए कि शिवा पिथेकस के है ना डाइटरी चॉइसेस या उसका डेंटिशन किस तरह का रहा होगा। तो करेक्ट रिस्पॉन्स है बी, hyperdense thick molar enamel adapted to withstand high masticatory load from high abrasive seeds, nut and underground storage organs। खैर, तो अब हम मायोसिन फॉसिल्स की बात कर रहे हैं, और मायोसिन के बारे में हम स्पेशली बात करते हैं, मतलब मैं नहीं, यहाँ पे जितने भी कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी जेनेटिसिस्ट हैं, वो सब मायोसिन टाइम्स को ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो वही टाइम है जिसमें वो रेडिएशन सामने आई, और सेकंड ये है कि इसी टाइम पे क्लाइमेट भी चेंज हुआ है ना, एनवायरमेंटल ड्राइंग भी। तो इस एनवायरमेंटल ड्रॉट की वजह से यहाँ पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो अब रिड्यूस होकर उनकी जगह पे वुडलैंड्स आ गए। तो यानी सॉफ्ट डाइट से अब है ना अब्रेसिव टफ डाइट आ गई। तो टफ, जब ये ट्रांजिशन होगा सॉफ्ट से टफ, तो ये है कि वही अगेन थिन एनिमल से थिक एनिमल की तरफ होगा। तो शिवा पिथेकस जो है उस टाइम पे उसकी डेंटिशन इस तरह का था। फिर सेवेंथ की बात करते हैं। द सेंसरी कॉम्पनसेशन हाइपोथेसिस इन प्राइमेट ट्रेंड्स स्टेट्स दैट द स्ट्रक्चरल रिडक्शन ऑफ स्नाउट एंड olfactory bulbs in anthropoids directly correlate with the expansion of the। तो ये वही सवाल जो है ये पूछ रहा है कि जब एंथ्रोपॉइड्स के अंदर स्नाउट और olfactory bulb यानी हमारा जो रिलायंस है, डिपेंडेंस जो है वो ऑल्फैक्शन से, स्मेल से कम हुआ, तो अब उसकी जगह पे है ना किसके अंदर एक्सपेंशन हुआ है ना। अगर रिडक्शन हुआ है, स्मेल का रिडक्शन हुआ है, तो फिर अब किस एरिया का एक्सपेंशन हुआ होगा। और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, और कहने की जरूरत ही नहीं है ना, क्लियरली यही है कि हमारा जो रिलायंस है, डिपेंडेंस, वो स्मेल से हटके विजन पे गया। तो उसी के साथ ही पोस्ट ऑर्बिटल और पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर, यानी जो ओबिट्स के पीछे की तरफ, आइज के पीछे तरफ एक फुल बोनी प्लेट आ गई, जिसकी वजह से अब जो कह सकते हैं कि मैस्टिकेशन के दौरान विजन ब्लर ना हो, है ना, आइज प्रोटेक्ट रखें। और साथ में ही जो विजन है, डेप्थ विजन, स्टीरियोस्कोपिक विजन विद ट्राइक्रोमेटिक। ट्राइक्रोमेटिक का मतलब होता है 3 कलर्स में, जो हम यूजुअली देखते ही हैं ना, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। फिर 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट क्रेनियल एनाटॉमी ऑफ गिब्बन्स हाइलोबैट्स। तो गिब्बन्स के बारे में ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और ये मल्टीपल चॉइस है, तो इनमें से देखना है। तो फर्स्ट, इंटरमेमोरियल इंडेक्स एक्सीड 120। सो करेक्ट है। इंटरमेमोरियल इंडेक्स जो होता है ये रेशियो होता है अपर लिम्ब टू लोअर लिम्ब। तो उनका जो इंटरमेमोरियल इंडेक्स जो है वो 120 से ज्यादा होता है, क्योंकि उनके जो अपर लिम्ब्स हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं, है ना, अपर लिम्ब इलॉन्गेशन। फिर सेकंड की बात करें, दे possess an exceptionally elongated highly mobile thumb that attach near the wrist joint, जो कि गलत है, क्योंकि अब उनके जो अपर लिम्ब्स जो हैं वो बहुत लंबे हैं, तो उसकी वजह से जो इनकी जो डिजिट्स जो है ना, डिजिट्स और उनके थंब के बीच में एक काफी अच्छा गैप होता है, काफी बड़ा गैप होता है। और उसका रीजन यही होता है क्योंकि उनको स्विंगिंग मोशन में, क्योंकि वो एक्रोबैट्स है, हाईली मोबाइल है, ठीक है, एक डाल से, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर वो जंप करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और उनको अपने सस्पेंशरी मोशन के लिए भी काफी टाइम तक है ना उस स्विंग मोशन के अंदर रहना होता है। और वो पॉसिबल होता है जब उनकी जो 4 डिजिट्स जो है वो एक हुक की तरह काम करती है। तो उनका जो थंब जो है वो उनके रिस्ट जॉइंट से थोड़ा डिस्टेंट होता है। फिर थर्ड, the deep ball and socket wrist joint contain a specialized intra-articular meniscus that allow high velocity rotation during suspension. Yes, तो ये है कि वो एक्रोबैट्स हैं, है ना, वो उस सस्पेंशरी मोशन है और हाई वेलोसिटी रोटेशन वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हाई वेलोसिटी रोटेशन का मतलब होता है कि एक ही अगर लॉन्ग ब्रांच है, उसी लॉन्ग ब्रांच में एक सिर्फ उस रिस्ट को एक लीवर की तरह रखते हुए अपनी पूरी बॉडी को वो स्विंग करते हैं, है ना,
दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट अराउंड 60 डिग्री 70 डिग्री वो खुद को स्विंग कर पा रहे हैं। और किसके बेसिस पे, किस लीवर के बेसिस पे, सिर्फ अपने रिस्ट पे। तो हम लोग ऐसे करेंगे तो ये है कि रिस्ट जो है वो टूट जाएगी। बट इनके अंदर, हाइलोबैट्स के अंदर एक चीज होती है जो हमारे घुटनों के अंदर होती है। हमारे घुटनों के अंदर भी जो कह सकते हैं जो बॉल्स हैं, या फिर जो हमारे जो नी जॉइंट है उसको नो अपर लेग और लोअर लेग से कनेक्ट करता है, तो वहां भी एक एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। और वो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज जो है वो वहां पे उन दोनों साइड्स को, अपर लेग एंड लोअर लेग, दोनों के बीच में एक स्मूथ फ्रिक्शन बना के रखता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखता है। अदरवाइज जो अपर लेग एंड लोअर लेग जो है, अगर वो एक दूसरे के साथ लॉक हुए होंगे तो हमारे मोशन की वजह से, दौड़ने घूमने इन सब की वजह से ये दोनों जो है वो घिस जाएंगे। सो ये कार्टिलेज जो है हमारे नी के अंदर होता है, वही सेम कार्टिलेज जो है उसको मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, एक टफ कार्टिलेज होता है। ये मेनिस्कस जो है वो हाइलोबैट्स के इसमें होता है, रिस्ट जॉइंट के अंदर। सो जो उनकी अल्ना है, अल्ना आप समझ सकते हैं, जो हमारी जो ह्यूमरस है, मतलब फोर आर्म जो है हमारी, तो फोर आर्म जो है वो दो बोन से बनी हुई होती है, एक रेडियस और एक अल्ना होती है। सो इन इन हाइलोबैट्स के अंदर क्या होता है, जो अल्ना है, अल्ना अगर आपको समझना है कि फोर आर्म के अंदर जो आपके एल्बो से लेकर जो रिस्ट तक जो लॉन्ग बोन आ रही है वो अल्ना है। तो ये अल्ना जो है हाइलोबैट्स के अंदर, इस अल्ना और इस रिस्ट के बीच में ये कार्टिलेज होता है। और इसी की वजह से वो हाई वेलोसिटी मूवमेंट, हाई वेलोसिटी रोटेशंस कर सकते हैं बिना अपने रिस्ट को स्नैप किए हुए। ये, और फिर हम इसमें फोर्थ में आते हैं। द lumbar spine is elongated and highly flexible to allow for trunk expansion during bipedal hopping. So ये भी गलत है। रीजन ये है कि उनकी जो स्पाइन जो है वो इलोंगेटेड नहीं है, उनकी स्पाइन जो है बहुत ही शॉर्ट होती है ना। आप ये खुद समझिए कि अगर वो इस तरह से हॉपिंग या है ना एक ट्री से दूसरी ट्री में हाई स्पीड स्विंगिंग करेंगे और एक इलोंगेटेड लंबो स्पाइन है, एक इलोंगेटेड स्पाइन है, तो वो स्नैप हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 1 and 3 है, दैट इज बी। फिर 9th पे आते हैं। So, which of the following statement accurately describe the social behavior and social ecology of Hanuman Lengur? और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और ये मल्टीपल चॉइस भी है, तो इनमें से देखना है कि कौन से ऑप्शंस सही है। अब जब हनुमान लंगूर की बात करते हैं तो फर्स्ट, अगर आपने जो सारा ब्लैफर की जो सेक्सुअल सिलेक्शन हाइपोथेसिस के बारे में अगर सुना हो, तो सारा ब्लेफर की सेक्सुअल सिलेक्शन हाइपोथेसिस ये कहती है कि प्राइमेट्स के अंदर जो पोस्टपार्टम अमीनोरिया होता है, पोस्टपार्टम अमीनोरिया मतलब ये होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद जब लैक्टेशन शुरू होता है तो कुछ टाइम तक ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। सो ऐसे में अगर कोई आउटसाइड मेल आता है उस ग्रुप के अंदर, तो वो क्या क्या करेगा कि अगर जो ऑफस्प्रिंग है, अगर उसकी वेनिंग शुरू नहीं हुई है, तब उससे पहले ही उस लैक्टेशन के पहले ही उस ऑफस्प्रिंग को मार देता है, ताकि जो फीमेल का ओव्यूलेशन फिर से शुरू हो जाए और वो अपनी लीनिएज आगे बढ़ा सके। सो अब यहाँ पे उसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम हनुमान लंगूर को, यानी ये चीज जो है वो मकैक्स के अंदर होती है। तो अब यहाँ पे इनकी बात करते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे डिस्प्ले अ हाईली स्टेबल नॉन हायरार्किकल मल्टी मेल मल्टी फीमेल सोशल सिस्टम अक्रॉस ऑल इकोलॉजिकल जोन, वो गलत है। सो जब हम सैमनोपिथेकस की बात करते हैं तो उनके अंदर ये कह सकते हैं कि ये फिलोपैट्रिक मैट्रिलिनीज होती है, फिलोपैट्रिक मैट्रिलिनी या फिर फिलोपैट्रिक होती है। फिलोपैट्रिक इसका मतलब ये है फीमेल फिलोपैट्रिक, तो इसका मतलब है जो फीमेल्स जो है वो हमेशा अपने नेगल ग्रुप में रहती है और जो मेल है वो उस ग्रुप से बाहर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मल्टी मेल मल्टी फीमेल है ही नहीं।
फिर ये है इन्फेंटिसाइड इज ऑब्जर्व एज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, तो ये आपको भी पता है, जो सारा ब्लेफर की जो हाइपोथेसिस है। फिर फीमेल्स आर द फिलोपैट्रिक सेक्स, जो भी आपको पता है फिलोपैट्रिक है, द फॉर्मिंग स्टेबल मैट्रिलिनियन डोमिनेंस, and then lactating female willingly surrender their infants to incoming extra group males to ensure gene flow, और वो है ही नहीं, ठीक है। मेल जो है उनको वो चीज फोर्सफुली ये मतलब वो रजिस्ट करती है। 10th question, which of the following skeleton modification are directly associated with the transition to orthograde upright posture and suspensory behavior in Miocene hominoids? सो अगेन मायोसिन की जब भी बात आए तो याद रखना है कि ये वो टाइम था एनवायरमेंटल ड्रॉट का जिसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से वुडलैंड की तरफ चेंजेस हुए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये बाइपीडल पोस्चर है, ऑर्थोग्रेड पोस्चर है, तो दो तरह के पोस्चर होते हैं। एक होता है ऑर्थोग्रेड पोस्चर जो हमारा है बाइपीडल्स का, और जो बाकी जो क्वाड्रुपीडल्स हैं उनका प्रोनोग्रेड पोस्चर होता है। ये है कि यहाँ पे इनमें से जब अपराइट पोस्चर हुआ तो उसके साथ और कौन से स्केलेटल मॉडिफिकेशन हुए, और ये भी मल्टीपल चॉइस है। तो फर्स्ट है यहाँ पे रीओरिएंटेशन ऑफ द स्कैपुला फ्रॉम अ लेटरल पोजीशन ऑन अ डीप थॉरैक्स टू अ डॉर्सल पोजीशन विद शैलो थॉरैक्स। सो यहाँ पे स्कैपुला मतलब होता है शोल्डर ब्लेड्स, तो ये फर्स्ट राइट है, क्योंकि जो ट्रांजिशन है ऑर्थोग्रेड पोजीशन में, उस ट्रांजिशन के दौरान जो स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड्स जो है वो लेटरल से, साइड से अब पीछे की तरफ चली गई, और उसी जो कह सकते हैं जो लेटरल पोजीशनिंग है उसके साथ ही अब जो जो कैविटी है, जो रिब केज है वो हमारा या होमिनोइड्स का वो शैलो हुआ। तो फर्स्ट सही है। फिर सेकंड है elongation of olecranon process of ulna to maximize mechanical leverage for terrestrial running। so यहाँ पे अगेन जो अल्ना जो है आपको भी बताया कि ये वो हमारे फोर आर्म्स के अंदर जो लॉन्गेस्ट बोन है जो एल्बो से लेकर रिस्ट तक जाती है। तो अब टेरेस्ट्रियल रनिंग के लिए अल्ना जो है ये चॉइस ठीक नहीं है, इसका इलोंगेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम क्वाड्रुपीडल नहीं है, बाइपीडल है तो फिर हम हाथ से नहीं पैर से दौड़ते हैं। फिर इन्वेजिनेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इनटू थोरैसिक केज शॉर्टनिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्पाइन एंड द सेंटर ऑफ मास। तो मतलब ये है, जैसे अगर आप ह्यूमन स्पाइन को देखें, आप जो इस शेप में है, तो ह्यूमन स्पाइन के अंदर जो कर्व्स होते हैं, तो फर्स्ट सर्विकल कर्व है, फिर देन थोरैसिक है, और जैसे अगर सर्विकल को अगर हम नेक से, शोल्डर से अगर अटैच करें तो थोरैसिक जो है वो रिब केज से अटैच्ड है, एक तरह से एक है ना। थोरैसिक जो है इट एनवेलप्स द रिब केज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसी जो अपराइट पोस्चर के साथ ही जो वर्टिब्रल कॉलम जो है, यानी जो थोरैसिक स्पाइन जो है, अब it has shifted inward, it has shifted in the middle, और वो उसका रीजन जो अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अपराइट पोस्चर है तो फिर जो बॉडी वेट जो है वो फिर सेंटर में होना चाहिए, और इसी की वजह से जो स्पाइन जो है इट हैज टू मूव इनवर्ड। फिर फोर्थ है लेटरल नैरोइंग ऑफ द इलियक क्रेस्ट टू प्रिवेंट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द ट्रंक। सो ये भी गलत है, क्योंकि जो कह सकते हैं होमिनोइड के अंदर या फिर जो बाइपीडल्स हैं उनके अंदर जो इलियक्स जो है, यानी पेल्विस की जो ब्लेड्स जो है दे आर फ्लेयर्ड वाइडली आउट। फिर 11th क्वेश्चन पे आते हैं। द ह्यूमन पेल्विस फीचर अ डीप कंस्पिक्यूअस greater sciatic notch compared to virtually flat posterior iliac border of the chimpanzee pelvis। और रीजन है the extreme supra-inferior shortening and lateral widening of human ilium forces the posterior margin of the bone to buckle inward, creating a notch as a structural consequence of bipedal remodeling। और अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। तो अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ये है कि जो
अराउंड 6 to 7 मिलियन ईयर्स अगो जो स्प्लिट हुआ था ह्यूमंस एंड एप्स के बीच में, ये 6 to 7 जो है ह्यूमन एंड चिंपैंजीज के बीच में है, और ये कह सकते हैं अराउंड 10 to 12 मिलियन ईयर्स अगो जहां से ये स्प्लिट शुरू हुआ। तो इस स्प्लिट के बाद कुछ मॉडिफिकेशन हुए जिसको पोस्ट स्केलेटल मॉडिफिकेशन कहते हैं। उनमें से पेल्विस मॉडिफिकेशन भी हुए, पेल्विस मॉडिफिकेशन नहीं, पेल्विस रीमॉडलिंग हुए। तो रीमॉडलिंग में फर्स्ट जो है एप्स का जो पेल्विस जो है वो काफी ब्रॉड होता है, जबकि अगर हम ह्यूमन पेल्विस की बात करें, जो आपको अभी बताया था, ह्यूमन पेल्विस जो है वो शॉर्ट एंड वाइड है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्रेस्ड है और यहाँ पे ये वाइडन है। तो ये यहाँ पे उस कह सकते हैं उस ऑब्लिगेट बाइपेडलिज्म की वजह से है ना, ताकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेज कर सके। इसके साथ ही यहाँ पे ये है ना पूरी बॉडी का वेट जो है उसको सस्टेन कर सके वाइल वॉकिंग। तो इसी रीमॉडलिंग की वजह से जो ये इंटीरियर साइड में ये जो कंप्रेशन है, ये जो इनवर्ड मूवमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे दोनों साइड में कुछ ग्रूव्स क्रिएट हुए, है ना, जिनको नॉच बोलते हैं, सायाटिक नॉच बोलते हैं, जिससे जो सायाटिक नर्व है वो मूव करती, वो रन करती। तो ये फर्स्ट वाला उसी के बारे में है ना, ये ग्रेटर सायाटिक नॉच, ये उन ग्रूव्स के बारे में। फिर ये है कि एक्सट्रीम सुपरो इंफीरियर शॉर्टनिंग ऑफ लेटरल वाइडनिंग ऑफ ह्यूमन इलियम। तो यहाँ पे जो अभी आपको बताया है ना कि एक यहाँ पे शॉर्टन हुआ, जो टोटल जो हाइट है ये रिड्यूस हुई, और उसके साथ ही जो ह्यूमन पेल्विस जो है वो लेटरली वाइडन है ना, जो यहाँ पे ये इलियम जो है, ये जो ग्लेब्स हैं इनको इलियम बोलते हैं, तो ये इलियम जो है इनको वाइडन किया गया। तो अगेन जो आपको बताया कि ये किस लिए है, ताकि वो जो प्रेशर जो है वो सस्टेन किया जा सके। क्या 12th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो ये है दी CP3 हॉर्निंग कॉम्प्लेक्स इज एंटायरली एब्सेंट इन मॉडर्न ह्यूमंस, replaced by an apical veering pattern on the canines. Or reason, the evolutionary transition to a parabolic dental arcade required the complete expansion of the mandibular symphysis into simian shells, which blocked the upper canine from interlocking. तो ये दो assertion and reason है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार CP3 हॉर्निंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बता देते हैं। तो आपने वो शार्पनिंग स्टोन के बारे में सुना होगा, जिसमें जितने भी जो चीजें होती है, जो कह सकते हैं कटिंग एजेस होता है, नाइव्स वगैरह होते हैं, जो नाइफ को शार्पन करते हैं, उनको तेज करते हैं। तो वैसे ही अगर प्राइमेट्स के अंदर देखें तो उन प्राइमेट्स के अंदर जो उनका जो अपर कैनाइन है, दैट अपर कैनाइन इट shears against the first lower premolar, ये उनका जॉ है। तो उस जॉ के अंदर जो फर्स्ट मोलर है, उस मोलर के अगेंस्ट इट की शेयरिंग है ना, ये एक तरह से एक वो शार्पनिंग मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से उनके जो कैनाइन्स जो है दे स्टे शार्प। अब सवाल ये है कि यही जो CP3 हॉर्निंग कॉम्प्लेक्स जो है वो ह्यूमन के अंदर एंटायरली एब्सेंट है। ठीक है, तो ये वाला तो सही हो गया। जो हमारे जो 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 अभी डेंटिशन है, जो टीथ पैटर्न है वो एपिकल है। अब रीजन की बात करते हैं, तो ये जो पैराबोलिक डेंटल आर्केड है ह्यूमंस के अंदर, सो इसका रीजन जो है ना, जो रिडक्शन ऑफ जो CP3 हॉर्निंग कॉम्प्लेक्स है, रिडक्शन ऑफ ये है ना अपर कैनाइन से, अगर सिंपली ये कहे तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो अपर कैनाइन से जो शार्पन्स कैनाइन है वो रिड्यूस क्यों हो गए। तो उसमें रीजन उसके अलग है ना, वो हमारी जो डाइट है उसके अंदर चेंज है ना, कि टूल टेक्नोलॉजी फायर के बाद अब हमारी जो डाइट है वो उतनी अब्रेसिव थी नहीं, ठीक है, सॉफ्ट डाइट थी, तो उसके लिए इन अपर कैनाइन्स की कोई जरूरत थी नहीं, तो वो एक मेजर रीजन था। 13th क्वेश्चन, altruistic behavior such as volitionary support and allogrooming occur at high frequency among female olive baboons. And reason, male olive baboons are philopatric sex, staying in their natal groups of all life, which allow them to build
build long-term genetic alliances based on Hamilton's rule of kin selection. So first तो सही है, जो बबून्स हैं, जो फीमेल बबून हैं, तो उनमें ये एलो ग्रूमिंग या हो सकता है जो जो एलो पेरेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें ये बिहेवियर काफी होता है। एलो पेरेंटिंग का मतलब होता है कि जो आपका जो ब्लड रिलेटिव नहीं है ना, जो आपका खुद का बच्चा नहीं है, उसको भी आप उसकी देखभाल करते हैं। तो जैसे ह्यूमंस के अंदर भी है आज, है ना, ह्यूमन के अंदर भी जो बुआ होती है, मौसी होती है, दादी होती है, तो ये सब जो है उस ऑफस्प्रिंग को, है ना, उस इंडिविजुअल को रेज करने में हेल्प करते हैं। उसको एलो पेरेंटिंग बोलते हैं। तो यही एलो पेरेंटिंग जो है वो फीमेल बबून्स के अंदर होती है। बट रीजन सही नहीं है। रीजन और वो इसलिए क्योंकि मेल जो है यहाँ पे वो डिस्पर्स हो जाते हैं एंड फीमेल्स आर फिलोपैट्रिक, यानी फीमेल जो है अपने नेटल ग्रोथ में रहती है। 14 पे आते हैं। तो human infants are born with a single continuous dorsoventrally concave primary curve kyphosis of the spine. Reason the secondary lordotic curves of the cervical and lumbar regions develop strictly due to genetic pre-programming before the infant experience structural loading or head balancing. So कॉम्प्लेक्स है, बट इसको देख के ऐसे घबराना नहीं है ना। लैंग्वेज टफ है बट चीज सही कह रहा है। वो ये है कि ह्यूमन जो इन्फेंट्स जो है ना, वो उनकी जो कह सकते हैं जो प्राइमरी कर्व जो है वो कॉनकेव होती है, यानी सी शेप होती है। तो वो ये जो असर्शन है वो राइट है, क्योंकि जिस वोम में डेवलप होते हैं उस वोम के अंदर ये शेप ही, उनका जो स्पाइन का शेप है वो इसी तरह से होता है। फिर ये सेकंड जो है, ये जो लॉर्डोटिक कर्व्स हैं, तो यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि जो ह्यूमन स्पाइन जो है वो किस तरह की होती है। तो इसमें जो फर्स्ट कर्व जो है वो होते हैं सर्विकल, जो सेकंड जो है वो थोरैसिक, जो थर्ड जो है इसमें वो होता है लंबर। तो अब ये कह रहा है कि जो इसमें जो लॉर्डोटिक कर्व्स हैं, सर्विकल एंड लंबर, तो मतलब यहाँ पे ये इसमें सर्विकल एंड लंबर लॉर्डोसिस की बात कर रहा है, सेकेंडरी कर्व्स की। तो ये ह्यूमन के अंदर ये जो कर्व्स जो है ये कह सकते हैं पोस्टमार्टम, पैदा होने के बाद जब इन्फेंट जो है जब अपना वो हेड लिफ्ट करने की कोशिश करता है, सिर उठाता है, तब उसकी वजह से जो सर्विकल लॉर्डोसिस जो है, लॉर्डोटिक कर्व्स वो डेवलप होते हैं। और फिर ओवर टाइम जब वो, है ना, अपने क्रॉल करना शुरू होता है, जो उसकी टॉडलर स्टेज होती है, जब वो अपने घुटनों पे चलता है, बैठने की कोशिश करता है, ठीक है, जो जितने भी रोटेशनल मोशंस होते हैं उनकी वजह से वो लंबर कर्व्स डेवलप होते हैं। तो ये जेनेटिक प्री प्रोग्रामिंग नहीं है, तो ये गलत है। फिर 15 की बात करते हैं। Extinct adabid primates of Eocene epochs are widely considered to be an structural ancestor of modern haplorhynchs. And reason, adapids possess a narrow interorbital distance, small orbits, and dental formula that feature a highly derived unicuspid sectorial lower premolar. तो अब असर्शन की बात करते हैं। तो असर्शन गलत है, क्योंकि जो एडापिड्स जो है दे हैड लॉन्ग स्नाउट्स, ठीक है, और एक जो टूथ कॉम है वो, और इन दोनों की वजह से स्नाउट एंड टूथ कॉम, सिर्फ स्नाउट को अगर देखें तो स्नाउट की वजह से वो, है ना, आप बिल्कुल समझ सकते हैं यहाँ पे वो यही कॉम्प्लेक्स इनको बनाया हुआ है, टफ बनाया हुआ है। बट लैंग्वेज अगर आप देखें तो उन्हीं के अंदर आंसर है कि अगर उनके लॉन्ग स्नाउट्स है, लॉन्ग स्नाउट है मतलब उनकी जो नोज जो है वो वेट नोज, मॉइस्ट राइनेरियम है, और मॉइस्ट राइनेरियम मतलब वो स्ट्रेप्सिराइन होंगे, हैप्लोराइन नहीं होंगे। फिर साथ में उनके इंटरऑर्बिटल डिस्टेंस, इन सब की इनकी बात करते हैं। तो अब ईओसीन टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत ये कह सकते हैं कि डीप टाइम है, और उसमें उनकी जो कह सकते हैं ऑर्बिट्स हैं, जो आईज जो है उनकी, दे हैड लार्ज आईज, है ना, और जो डेंटिशन जो है वो भी काफी
प्रिमिटिव है, तो ये दोनों ही नहीं है। 16 की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइमेट एनाटॉमिकल इंडिसेस और उसके बाद में उनके फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स के बारे में। तो इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स जो है वो, जैसे आपको बताया ना कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का जो रेशियो, तो यहाँ पे अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ह्यूमरस प्लस रेडियस, ये अपर लिम्स और ये लोअर लिम्ब, ये रेशियो है, तो ये इंटरमेम्ब्रेल होगा। फिर ब्रैकियल इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रैकियल इंडेक्स जो है वो ये होता है लोअर लेग टू हाई रेशियो, तो ये वाला हो गया। फिर क्रूरल इंडेक्स की बात करते हैं तो क्रूरल इंडेक्स जो है वो टीबिया लेंथ, मतलब लोअर लेग टू थाई लेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे मैंने जवाब सही दिया बट यहाँ पे ये वाला मैंने मिक्स कर दिया। ब्रैकियल इंडेक्स जो है ये यहाँ पे कह सकते हैं जो फोर आर्म्स हैं, ये फोर आर्म्स डिवाइडेड बाय अपर आर्म, ये रेशियो होता है फोर आर्म एंड अपर आर्म का ब्रैकियल इंडेक्स। और क्रूरल इंडेक्स जो है ये है रेशियो इसका जो अभी आपको बताइए, लोअर है ना, लोअर लेग लेंथ अपॉन थाई लेंथ। तो ये भी मिक्स हो रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। तो इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स तो आपको समझ में आ गया, इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स जो होता है वो अपर लिम्ब टू लोअर लिम्ब। फिर ब्रैकियल इंडेक्स की बात करते हैं तो ये फोर आर्म टू अपर आर्म होता है। फिर क्रूरल इंडेक्स की बात करता है तो ये लोअर लेग टू थाई लेंथ होता है। और जो स्केलेटल रोबस्टनेस जो है ये यहाँ पे टोटल लिम्ब मास डिवाइडेड बाय ट्रंक लेंथ। सो जो भी लिम्ब्स हैं है ना, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, उन सबका टोटल मास और जो भी ट्रंक की लेंथ है ये इस तरह से। 17, match the extinct Miocene hominoid taxa with their distinct morphological markers। तो यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट पेरेलोपिथेकस कैटोलिनकस, और इसके अंदर जो फीचर है वो है डिराइव ऑर्थोब्रेड thoracic features combined with primitive quadrupedal wrist। अब ये टाइम हो गया तो चला ही थोड़ा फास्ट बता देते हैं। फिर शिवापिथेकस की बात करते हैं तो शिवापिथेकस हैड फेशियल एंड orbital similarity to modern Ponjo, ये तो आप जानते हैं है ना, तो उसी की वजह से उनको ओरंगुटान के सिमिलर रखा गया। फिर ट्रायोपिथेकस की बात करते हैं तो ट्रायोपिथेकस आपको पता है यूरोप के अंदर है, मायोसीन टाइम में है, और उसके जो एनिमल्स हैं वो थिन है, याद रखना ये है ना। तो अगर थिन एनिमल है तो अगर अगेन मायोसीन टाइम यूरोप, एंड डाइट जो है अगर सॉफ्ट फूड है तो जॉ और डेंटिशन वो भी सॉफ्ट ही होगा, तो थिन मोलर एनिमल है इसमें। और फिर जाइगेंटोपिथेकस ब्लैकी, तो जाइगेंटोपिथेकस का तो आपको पता है कि अगेन है ना, डेंटिशन जो है रफ डाइट है तो उसकी वजह से मैसिव जॉ है और हाइपर थिक एनिमल है। तो इसी तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं बिना ज्यादा परेशान हुए। तो 18 की बात करते हैं, इसमें लिविंग प्राइवेट फैमिलीज विद यूनिक एनाटॉमिकल बिहेवियर साइनेपोमॉर्फिस। तो फर्स्ट इसमें है कैलिट्रिकिडी। कैलिट्रिकिडी की बात करते हैं तो कैलिट्रिकिडी के अंदर ये क्लॉ लाइक नेल्स और ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट दी हेलिक्स फ्रीक्वेंट ट्विनिंग। ठीक है, तो आपको कैलिट्रिकिडी का आपको एक याद रखना है ना, अगर एक तो क्लॉ लाइक नेल्स याद रख लीजिए, और फ्रीक्वेंट ट्विनिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंट ट्विनिंग मतलब ये है कि दे रेगुलरली गिव बर्थ थ्रू फ्रेटर्नल ट्विंस।
ठीक है, अभी क्या है कि बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ वैसे ही मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डोबैंटोनिडी। तो डोबैंटोनिडी की का आप अगर रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज देखें तो आप आई आई के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आई आई के जो जो इंसीजर्स जो हैं वो काफी रॉड लाइक होते हैं। ठीक है, और फिर इनकी जो मिडिल फिंगर्स जो हैं वो भी वायर लाइक होती है, ताकि वो मिडिल फिंगर यानी थर्ड डिजिट जो है वो भी वायर लाइक होता है, कि वो जो कह सकते हैं गम वगैरह जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये। फिर इटैलिडी की बात करते हैं, तो इनके अंदर स्पाइडर मंकीज वगैरह आते हैं, तो इनकी जो टेल जो है फुली प्रीहेंसाइल है। प्रीहेंसाइल मतलब ये ग्रिप में काम आती है। फिर टार्सिडी की बात करते हैं, तो टार्सियर्स के बारे में बहुत बार देखा है कि वो कंप्लीटली कार्निवोरस होता है। तो ये की फीचर्स हैं जिनको आप याद रखें। तो और टार्सियर्स के अंदर वो रिफ्लेक्टिव लेयर जो है टैपेटम लूसिडम वो नहीं होता। फिर 19 की बात करें, इवोल्यूशनरी इवेंट्स हैं, उनको ओल्डेस्ट से यंगेस्ट में उनको रखना है। तो अब ये हमारे पास इवेंट्स हैं। ठीक है, और जिन्होंने दिया है ये पेपर तो उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन देखे होंगे। तो अभी ये बात कर रहा है कि जितने भी ये चीजें दी हुई है उनमें से सबसे पहले है ना क्या इवॉल्व हुए, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे इवोल्यूशन चला। तो आप जानते हैं कि स्टेप आपको हमेशा ये याद रखना है कि ऑल फैक्शन से विजन, पहला ही चेंज जो है वो ये हुआ। ठीक है, ऑल फैक्शन से विजन, विजन में भी फिर नॉक्टर्नल से डायर्नल। तो विजन में है तो सबसे पहले जो चेंजेस हैं वो यहीं पे ऑर्बिट्स के अंदर हुए होंगे। तो ये पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर ये सबसे पहले आया होगा। फिर उसके बाद सेकंड जो है कि जो हम जो इवोल्यूशन है वो मायोसिन प्लायोसिन के अंदर ही हुआ। तो उसी टाइम पे जो एनवायरमेंटल ड्रॉट की वजह से डाइट के अंदर चेंजेस हुए, और डेंटेशन की वजह से। तो फिर ये वाईफाई मोलर पैटर्न है वो भी। फिर उसके बाद टेल जो है वो कंप्लीटली लॉस होनी शुरू हुई। रीजन अगेन कि अब um, जो आर्बोरियल ऑक्यूपेशन है वो अब रिड्यूस हो गया, और टेरेस्ट्रियल मूवमेंट ज्यादा हो गया। और फिर उसके बाद चिन जो है वो तो जानते हैं कि सबसे लेटेस्ट है ह्यूमन के अंदर, ये इस तरह से है। फिर 20th की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फॉसिल प्राइमेट लोकेलिटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम इनिशियल अपीयरेंस ऑफ देयर सिग्नेचर स्पेसिमेन। सबसे पहले इनमें से कौन से फॉसिल्स जो है वो सामने आए। तो हमारे पास ये है शिवालिक हिल्स, पयूम डिप्रेशन, देन रुसिंगा आइलैंड एंड केव डिपॉजिट ऑफ गुआंगजी। तो ये तो आप जानते हैं कि ये चीज ही जो है हमारा जो जो ओवरऑल प्राइमेट इवोल्यूशन जो है वो 66 मिलियन ईयर्स अगो उसी टाइम से शुरू हुआ। ठीक है, तो और ज्यादातर जो इवोल्यूशन है वो ओलिगोसिन मायोसिन का ही है ना। ये आप सिलेबस में भी आप जानते हैं कि फॉसिल प्राइमेट्स में उसी टाइम को बार बार याद करते हैं। तो ये सब यहाँ पे शुरू हुआ ओलिगोसिन में, फयूम डिप्रेशन। ठीक है, दैट इज अराउंड 34 to 30 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और ये जानते हैं प्राइमेट रेडिएशन जो है वो 66 मिलियन ईयर्स अगो के बाद ही शुरू हुई, केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद। फिर सेकंड जो है वो बात करते हैं रुसिंगा आइलैंड की, जिसके अंदर प्रो कॉन्सूल के जो मिले हैं एविडेंसेस, वो है अर्ली मायोसिन 20 to 18। ठीक है, ये ओलिगोसिन का है, ये मायोसिन का है। फिर यही शिवालिक हिल्स की बात करते हैं, तो शिवालिक हिल्स जो है वो लेट मायोसिन के हैं, 12 to 18 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, जब एप्स और जो होमिनिन्स जो हैं वो स्प्लिट हुए। और फिर उसके बाद में जो गुआंगजी जो है वो जाइगेंटोपिथेकस के एविडेंसेस हैं, दैट इज अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इस तरह से है ऑर्गेनाइजेशन। फिर अब बात करते हैं हाई प्रिसीजन मॉलिक्यूलर क्लॉक्स ट्रेस द डाइवर्जेंस स्प्लिट विद इन होमिनोइडिया सुपर फैमिली। होमिनोइड की स्प्लिट्स के बारे में बात कर रहा है जो बार बार आ रहे हैं। तो अब इनमें से हमें वी
arrange the divergence of following living clades from human lineage in order from furthest to most recent. ठीक है, जो ये है कि यहाँ पे होमिनोइड के स्प्लिट्स के बारे में बात करना है ना। तो एप में किस किस तरह से वो स्प्लिट शुरू हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लेसर एप से हम स्प्लिट होना शुरू हुए। तो इसमें ये जो है ये अर्ली मायोसिन में हाइलोबैट्स के साथ, लेसर एप्स के साथ, है ना, 18 to 20 मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद हम ओरेंगुटैन से, है ना, पॉन्जिनी, तो ये हुआ अराउंड 14 मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं गोरिल्ला से, तो गोरिल्ला से, है ना, अराउंड 10 मिलियन ईयर्स अगो। और रिसेंट जो है वो चिंपैंजी से है 6 to 7 मिलियन ईयर्स अगो। फिर 22nd की बात करते हैं। द कैरियंग एंगल ऑफ क्यूबिटस वेल्गस ऑफ द ह्यूमन एल्बो इज ए फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशन। और डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, टाइम कम है। तो ये है द प्रिवेंट द फोर लिम्ब फ्रॉम कोलाइडिंग विद द वाइड फ्लेयरिंग इलियक क्रेस्ट ड्यूरिंग बाइपेडल वॉकिंग। तो ये है कि जो ह्यूमन पेल्विस को आपको बता दिया ना, ह्यूमन पेल्विस जो है शॉर्टन्ड है, वाइडन्ड, और इसी वाइडनिंग की वजह से ये जो इलियक ब्लेड्स जो हैं दे आर फ्लेड लेटरली आउट, है ना। फ्लेड लेटरली आउट मतलब ये बाहर की तरफ ये, है ना, प्रोजेक्टेड है। तो ये है कि जब मूवमेंट होता है बाइपेडल मोशन के दौरान, जो हमारे जो हाथ जो है फोर लिम्स, वो इनके साथ, है ना, बार बार, है ना, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो, उसकी वजह से ये यहाँ पे फोर लिम्स में एक ये कह सकते हैं जो फोर आर्म्स जो है वो एक एंगल पे सिचुएटेड है, जिसको बोलते हैं क्यूबिटस वेल्गस। फिर 23rd का, इन प्राइमेट सोशियो इकोलॉजी द सेक्सुअल सिलेक्शन हाइपोथेसिस, जो आपको अभी पहले बता दिया था मैंने, सारा ब्लेफर का। तो प्राइमेट्स के अंदर यही होता है, और इनमें से ये, तो ये होता है कि जो जो भी मेल आता है, तो वो मेल क्या करता है, जो अनवीन्ड इन्फेंट्स जो है ना, उनको मार देता है, ताकि वो लैक्टेशन शुरू नहीं हो। जो अमीनोरिया जो है, पोस्टमार्टम अमीनोरिया, वो शुरू नहीं हो। पोस्टमार्टम अमीनोरिया मतलब का होता है कि जो लैक्टेशन की वजह से जो ओव्यूलेशन है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे उन अनवीन जो इन्फेंट्स है उनको मारने के साथ ही लैक्टेशन शुरू होगा नहीं, अमीनोरिया जो है इट विल नॉट सेट इन। तो उसकी वजह से जो एस्ट्रोस है ना, जो फर्टिलिटी साइकिल है वो शुरू हो जाएगी, और वो जो इनकमिंग मेल जो है वो अपने ही कैन सायर हिज ओन ऑफस्प्रिंग, वो अपनी खुद की लीनिएज शुरू कर सकता है। 24, the human hand display a highly derived trapezium first metacarpal joint. So ये फर्स्ट थंब के बारे में ये बात कर रहा है, जो बेस ऑफ थंब है। तो आप जब थंब के नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम काइंड एक जॉइंट होता है। अब इसका रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी रीजन ये है कि इस ट्रेपेजियम लाइक जॉइंट की वजह से जो जो थंब जो है इट कैन रोटेट। जानते हैं ना कि हमारा थंब जो है आगे की तरफ, है ना, जो जो लिटिल फिंगर है उसकी तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो जितने भी जो डिजिट्स हैं उनको इजीली ग्रिप कर सकता है, उनकी टिप को इजीली टच कर सकता है। ठीक है, तो इसी की वजह से वो प्रिसीजन ग्रिप जो है वो क्रिएट हुई। और फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन कंपैरेटिव फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी द इंटरकैलेटेड मेनिस्कस और फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिस्ट डिस्क इज एवोल्यूशनरी रिड्यूस्ड और लॉस्ट इन ह्यूमन। सो अगेन मैंने आपको बताया ना कि जो हाइलोबैट्स के अंदर जो रिस्ट है ना, तो वहां पे अल्ना और रिस्ट जॉइंट के अंदर एक यू शेप कार्टिलेज होता है, टफ कार्टिलेज, जिसको मेनिस्कस बोलता है ना। वही मेनिस्कस जो है वो ह्यूमंस के अंदर रिड्यूस्ड है, और उसका रीजन, ठीक है, और अगेन रीजन सिंपल, बहुत ही सिंपल रीजन है। वो ये है कि अब हमें लटकने कूदने की जरूरत ही नहीं है, सस्पेंशन का काम ही नहीं है। ठीक है, तो वो वहां पे जिस चीज का काम ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे वो इवॉल्व होगी नहीं, तो वो उस एक्सट्रीम रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बस ये मेन रीजन है। तो टाइम कम है इसलिए ये कहा। इसमें जो जिन्होंने मॉक नहीं दिया उस मॉक का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा।
सो थैंक यू वेरी मच।